नमस्कार, सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता। डिप्रेशन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बहुत सारे लोग जूझ रहे होते हैं। आजकल की बिजी लाइफ में आप किसी को देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कोई इंसान अंदर से कितना परेशान है। हमने अपने इस कार्यक्रम में डिप्रेशन पर पहले भी बात की है, लेकिन फिलहाल जो हालात बन रहे हैं, कोरोना से लोग वैसे ही परेशान हैं। ऊपर से रोज सामने आ रही आत्महत्या की घटना के चलते आज एक बार फिर हम इस मंच पर डिप्रेशन पर चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ दो मनोचिकित्सक हैं, डॉक्टर संगीता दत्ता है, साथ में है डॉक्टर सुशील अग्रवाल, जिनसे हम बहुत कुछ जानेंगे डिप्रेशन के बारे में, और सबसे ज़रूरी कैसे हो इसका इलाज, इस बारे में भी हम बात करेंगे। हमने अपने टेलीफोन लाइंस भी खोल दिए हैं। दर्शक अपने सवाल हमारे डॉक्टरों से पूछ सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। संगीता दत्ता जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। लोग डिप्रेशन के बारे में उन्होंने सुना है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो इसको समझ नहीं पाते। आखिर क्या होता है डिप्रेशन और ये आत्महत्या तक कैसे ले जा सकता है? पहली बात तो ये कि डिप्रेशन या डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बहुत लोगों को एक्चुअली इसका जो अर्थ है उसके बारे में पता ही नहीं है। जो लोग आम लोग बोलते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, बहुत डिप्रेस्ड हूँ अपने एक रिलेशनशिप को लेके या बच्चों को लेके या करियर को लेके, वो हर बार डिप्रेशन नहीं होता है। सैडनेस और डिप्रेशन के बीच एक फ़र्क है। सैडनेस मतलब मन खराब लगना, बहुत बार हम सभी लोगों को होता है, सभी लोगों के साथ होता है। कुछ खराब हो गया तो मन खराब होता है, उसको हम लोग डिप्रेशन नहीं बोल सकते हैं। डिप्रेशन या डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो साइकाइट्री में एक मनोरोग है, मन का रोग है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ साइंस और सिम्टम्स, कुछ लक्षण होने चाहिए। और ये लक्षण कम से कम 2 हफ्तों तक लगातार एक इंसान में दिखना चाहिए। तो 2 हफ्तों तक लगातार जब होता है, और उस वक्त एटलीस्ट 2 हफ्ता लगातार, और उस 2 हफ्तों के दौरान अगर कुछ अच्छा भी हो जाए उस इंसान की ज़िंदगी में, तब भी वो इंसान अच्छा महसूस नहीं करता है। वो लगातार बहुत दुखी रहता है, रोते रहता है, और बाकी जो लक्षण होते हैं डिप्रेशन के, सब कुछ उनमें दिखता है। बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। इसको लेके जो जागरूकता होना चाहिए था वो नहीं है अब तक। और साथ में और एक चीज़ है सोसाइटी में जिसको हम लोग स्टिग्मा बोल सकते हैं। स्टिग्मा यानी कि कुछ लोगों को अगर पता भी है कि मैं ठीक नहीं हूँ, रातों को नहीं सो पा रहा हूँ, हरदम मुझे रोना आ रहा है, मैं दुखी हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें मुझे आजकल जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता हो, जिससे मुझे खुशी मिलता हो, फिर भी लोग खुल के नहीं आते हैं, क्योंकि आने से बाकी लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग बोलते हैं आप बहुत कमज़ोर हो। और कोई ये नहीं सोचता है कि इनको भी ये एक मानसिक रोग है। जैसे कि एक शारीरिक रोग हो सकता है इंसान को, मानसिक रोग भी हो सकता है। उस तरीके का सोच हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में आज तक नहीं है। तो स्टिग्मा है, एक जागरूकता की अभाव, एक स्टिग्मा, इन दोनों चीज़ों की वजह से आज तक डिप्रेशन को बहुत लोग एक मानसिक रोग मानते नहीं है, और जो मानते भी है वो लोग सामने नहीं आ रहे। इसीलिए डिप्रेशन बढ़ के बहुत बढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है, और जाके एक वक्त आता है जब इतना सिवियर हो जाता है कि इंसान खुद को ख़त्म करने के बारे में भी सोचने लगता है, जब आत्महत्या की बात आती है। तो ऐसी कौन सी स्थिति होती है जब इंसान आत्महत्या तक करने से नहीं चूकता? बेसिकली जब शुरुआत में डिप्रेशन में इंसान बहुत लो फील करता है, यानी कि बहुत उनको दुखी सा रहता है, कोई कारण नहीं है, दुखी सा रहता है। ये मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि बहुत बार कारण होते भी हैं, बहुत बार कारण नहीं भी होते हैं। तो दुखी सा रहना, फिर जिन चीज़ों में उनको पहले रुचि थी उनमें उनका वो रुचि खो जाना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, लेथार्जिक या कमज़ोर महसूस करना, रातों को नींद नहीं आना, या बहुत कम लोगों को एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा सोना, दिन भर सोते रहना, भूख कम हो जाना या भूख बहुत बढ़ जाना। कुछ लोगों में ऐसा है, बेसिकली एडोलेसेंस में क्या होता है, बिंज ईटिंग होता है, बहुत ज़्यादा खाते हैं वो लोग, या साथ में उनका जो बाउल या ब्लडर है, या जो हमारे जो और भी कुछ, जैसे कि हम लोग रोज़ जो हमारे कॉल ऑफ नेचर बोल सकते हैं, बाउल ब्लडर हैबिट्स, वो भी थोड़ा ऑल्टर्ड हो जाता है। ऐसे अगर सिम्टम्स शुरुआत में तो बहुत कम होता है, माइल्ड लेवल पे होता है, अगर उस दौरान
कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके साथ इंसान खुद की मन की बात को शेयर कर सके, तो बहुत बार अगर उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है तो उसको भी वो सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी नहीं है, जो आज के समाज में लोगों के ज़िंदगियों में सही मायने में फ्रेंड्स भी नहीं होते, दोस्त भी नहीं होते हैं, रिश्तेदार भी नहीं होते हैं, और जो होते हैं वो समझते भी नहीं हैं, तो उस तरीके से इंसान अपने आप में एक घुटन महसूस करके डिप्रेसिव सिम्टम जो है अपने आप अंदर बढ़ते जाता है। तो माइल्ड मॉडरेट हो जाता है, मॉडरेट सीवियर हो जाता है, और तब जाके डेथ विश आता है कि जीने में क्या है। तभी एक जो हम लोग ट्रायड ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस, इंसान महसूस करता है कि आगे जाके मेरा भविष्य अंधकार ही है, मैं किसी भी काम के लायक नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बचा नहीं है। ऐसे जो नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच इंसान की मन में बार बार आता है, आने की वजह से तब इंसान सोचने लगता है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, और आहिस्ता आहिस्ता वो डेथ विश कन्वर्ट हो जाता है सुइसाइडल आइडिएशन में। जब वो इंसान सोचने लगता है मैं क्या करके मर जाऊं, मैं किस तरीके से मरूं, मैं ये करके मरूं या वो करके मरूं, वो प्लान करने लगता है, तभी वो सुइसाइड के बारे में सोचने लगता है। कामयाब व्यक्ति भी ये कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कामयाब हो तो डिप्रेशन आपको नहीं घेर सकेगा। कामयाबी जो बाहर के लोग हैं, बाहर की दुनिया है, उनको लग सकता है एक इंसान कामयाब है, हो सकता है वो प्रोफेशनली कामयाब हो, लेकिन हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कुछ और है जिसके बारे में वो किसी से बात भी नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, डिप्रेशन जब हम एक्सप्लेन करते हैं उसके कारण, उसमें बायोलॉजिकल कारण है, साइकोलॉजिकल कारण है और सोशल कारण है। तो ये जानना ज़रूरी है, एक कामयाब इंसान में भी बायोलॉजिकल कॉजेज़ हो सकते हैं, जहाँ पे ब्रेन में सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन बोल के 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी होती है। एक कामयाब इंसान के दिमाग में भी वो हो सकता है। तो कामयाब मतलब जो करियर को लेके कामयाब है। तो और एक चीज़ कविता, ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत बार लोग बोलते हैं उनकी ज़िंदगी में तो सब कुछ था, उन्होंने आत्महत्या क्यों की। वो बाहर की दुनिया के लिए, बाहर के लोगों के लिए लगता है कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ था, खाली एक इंसान ही जानता है कि वो कैसे जी रहा है, उनकी ज़िंदगी में क्या है, नहीं है। और हर एक इंसान की ज़िंदगी में क्या प्रायोरिटी है। जैसे कि मेरी प्रायोरिटी मेरी ज़िंदगी में हो सकता है मेरे बच्चे सबसे बड़े प्रायोरिटी हो, तो बच्चे अगर कुछ खराब करे तो मैं डिप्रेस्ड हो सकती हूँ। लेकिन किसी और की ज़िंदगी में हो सकता है पैसा प्रायोरिटी हो, तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए तो वो डिप्रेस्ड हो सकता है। लेकिन बाकी किसी और को ये जानना किसी और के लिए बहुत मुश्किल या नामुमकिन है कि कोई इंसान सही मायने में कामयाब है कि नहीं, क्योंकि खाली प्रोफेशनल कामयाबी नहीं होती है। जी बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर सुशील भी मौजूद हैं। डॉक्टर सुशील, भले ही अवसाद को मानसिक बीमारी माना जाता हो, मानसिक बीमारी हो अवसाद, लेकिन इसके जो लक्षण हैं वो बाहर से ही दिखने लगते हैं, कैसे करें इसकी पहचान? पहले तो मैम ने बोला ही है, मैक्सिमम लक्षण तो उन्होंने बता ही दिए, फिर भी मैं थोड़ी सिस्टमेटिक बताता हूँ। 3 प्रधान इसके लक्षण हैं। पहला है ज़्यादा समय दुख लगना। दूसरा है कि कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होना, जो काम करके उनको पहले बहुत अच्छा लगता था, जो हम लोग बोलते हैं काम की आग्रह, एक टेंडेंसी, उनको खींचना पड़ता है। चलो आज कोई फंक्शन है, उनको खींच के ले जाना पड़ेगा। आज उनको ऑफिस जाना है, उनको खींच के बार बताना पड़ेगा। और तीसरा है थोड़ा सा काम करते ही थक जाना। ये 3 लक्षण में अगर 2 लक्षण है 2 हफ्ता से ज़्यादा तक, तब हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोबेबली इसको डिप्रेशन है। लेकिन इसके साथ और 6-7 लक्षण है, उसमें भी कम से कम 3 से 4 लक्षण होने पड़ेंगे। वो 6-7 लक्षण क्या है? पहला, नींद का कम होना या ज़्यादा होना, भूख का कम होना या ज़्यादा होना। फिर आपका 3 जो मैम ने भी बताया, होपलेस फील करना, हेल्पलेस फील करना, वर्थलेस फील करना। फिर और नकारात्मक सोच आना कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा, मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं जी के क्या करूँगा। फिर पुअर कंसंट्रेशन, जो एक चीज़ का कंसंट्रेशन होता है वो कम हो जाना। गिल्ट फीलिंग, कुछ लोगों को कोई छोटी सी गलती को भी इतना ज़्यादा गिल्ट ले लेते हैं, वो गिल्ट फीलिंग हो जाता है। तो ये जो मैंने 6-7 लक्षण बोले, इसमें से 3-4 लक्षण और पहले 3 में से कम 2 लक्षण, और कम से कम ये लास्ट 2 हफ्ते में ज़्यादा समय तक रहना पड़ेगा। एक बात और है, ये जितने लक्षण है ये कोई दूसरी बीमारी से एक्सप्लेन नहीं होना चाहिए। दूसरी बीमारी मतलब और भी हमारे मेडिकल इलनेस है, जैसे थायराइड।
अगर किसी के बॉडी में थायराइड हार्मोन की मात्रा कम है, जिसको हम लोग हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, और ये बहुत कॉमन एक कंडीशन है, इसमें भी डिप्रेशन के कुछ लक्षण मिल सकते हैं। फिर कुछ दवाइयाँ हैं, हम बीपी की कोई दवाई लेते हैं, वो भी कुछ इस तरह के लक्षण कर सकते हैं। तो पहले हमें तो कुछ दवाइयाँ भी इस तरह के लक्षण सामने ला कर सकती सकते हैं कुछ, तो पहले हमें वो सब रूल आउट करना पड़ेगा ब्लड टेस्ट करके, कि जब हमें कोई भी कारण नहीं लगा, ये जो अचानक से थक जाते हैं, ये तो किसी का हेमोग्लोबिन कम होने से भी थक जा सकते हैं वो, लेकिन जब हमें प्योर मालूम चल गया कि ना इनको थायराइड प्रॉब्लम है, ना कोई दूसरी ब्लड एबनॉर्मलिटी है, फिर भी ये जल्दी थक जाते हैं, कुछ काम में इच्छा नहीं करती है, कुछ बहुत खींचना पड़ता है इनको। क्या बहुत ज़्यादा काम करना भी डिप्रेशन का सिम्टम्स है? बहुत ज़्यादा काम करना डायरेक्टली तो नहीं, और होता क्या है, देखिए हम लोग टेक्निकली जब डिप्रेशन बोलते हैं तो हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर समझते हैं जी। लेकिन एक आम आदमी के लिए इनफैक्ट वो मेनिया को भी डिप्रेशन ही बोलते हैं जी। वो बोलते हैं ये हाई वाला डिप्रेशन। तो वो भी एक टर्म है, मैनिक एपिसोड, उसमें लोग बहुत काम करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, गुस्सा आता है, लेकिन उसको टेक्निकली हम लोग डिप्रेशन टर्म नहीं करते, वो टोटली डिफरेंट इलनेस है। अगर आप बोलो तो उसका भी हाँ जी जी, वो तो मैनिया के बारे में। और एक सिचुएशन हो सकता है सुशील, जहाँ पे हम लोग आजकल देखते हैं वर्कहोलिज्म, लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और अगर आप उनके साथ बैठ के बात करो तो पता चलता है कि वो लोग खुश नहीं हैं, वो लोग शायद जिंदगी में बहुत तन्हा है, व्यस्त रखना चाहते हैं। हाँ, वो अवॉइड करके खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं कि वो किसी काम में लगातार वो उसमें घुस जाए, या वो खुद बाकी गमों को वो भुला के चले। वो एग्जैक्टली हम लोग डिप्रेशन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक कोशिश हो सकता है कि एक इंसान की ज़िंदगी में डिसफंक्शनलिटी है, वो खुश नहीं है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, वो काफ़ी महसूस कर रहा है कि कमियां हैं ज़िंदगी में, और वो कोशिश कर रहा है कि वो गमों को भुला के कहीं ना कहीं खुद को बिजी रखे। लेकिन वो एक कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है। लेकिन अगर एक इंसान बाकी खाना पीना भुला के, वो सब चीज़ों को भुला के हर रोज़ हर दम काम में व्यस्त है, बाकी वो दुखी रहते हैं, लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, हाँ खाना पीना तो एकदम कम हो गया है, तब भी हो सकता है वो डिस्थाइमिक हो, जो डिप्रेशन से पहले का एक अलग ही स्तर है, तो डिस्थाइमिया बोलते हैं। हो सकता है वो हो, और उसकी ज़िंदगी में कुछ डिसफंक्शन है, हो सकता है माइल्ड डिप्रेशन भी हो। इसीलिए अगर लोगों में जागरूकता बढ़े तो जो उनके साथ जो काम करते हैं ऑफिस में, या जो फैमिली रिलेटिव्स है, किसी को अगर ये नज़र आता है तो उनके साथ बातचीत करके उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो इतना ज़्यादा एबनॉर्मली काम क्यों कर रहा है, क्या भुलाने की कोशिश कर रहा है, क्यों इतना बिजी रहना चाहते हैं हर दम, वो जानना बहुत मुश्किल है कि हो सकता है ये एक वार्निंग सिग्नल हो। जी बिल्कुल, वार्निंग कॉल हो सकता है ये। क्या जेनेटिक हो सकता है डिप्रेशन क्या जेनेटिक होते हैं? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि अभी मेंशन हुआ है कि एक कंडीशन है कि बाइपोलर डिप्रेशन हम लोग बोलते हैं, तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें खाली डिप्रेशन ही नहीं, डिप्रेशन का जो उल्टा होता है, जो हम लोग मैनिया बोलते हैं, मैनिया भी होता है। जैसे कि एक इंसान, डिप्रेशन के लक्षण तो हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो डिप्रेशन खत्म हो गई है, उसके बाद इंसान बहुत खुश रहता है, बहुत बोलने लगता है, बहुत वो खर्चा करने लगता है, बहुत ज़्यादा काम करने लगता है, ओवर एनर्जेटिक हो जाता है, तो उसको हम लोग मैनिक या हाइपोमैनिक स्टेजेस भी बोलते हैं। तो कभी कभार बाइपोलैरिटी में मैनिया नहीं दिखा जाता है, कि बहुत खुश नहीं होता है इंसान, हर बार वो डिप्रेशन में चला जाता है, बीच बीच में वो नॉर्मलसी में आने लगता है, जिसको हम हाइपोमैनिक बोलते हैं। तो बाइपोलैरिटी में बहुत बार फैमिली हिस्ट्री होता है कि उसके माँ में या पिता में या बहन भाई में या किसी रिश्तेदार में ऐसा हिस्ट्री होता है। लेकिन एक बात जानना बहुत ज़रूरी होता है कि साइकेट्री या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हम लोग हमेशा नेचर और नर्चर के बारे में बात करते हैं। नेचर यानी कि जो जेनेटिकली उनको मिले, जो बायोलॉजिकल कॉजेज़ है, और नर्चर किस तरीके से हम एक चाइल्ड को किस तरीके से हम बड़ा करते हैं, अपब्रिंगिंग, या किस एनवायरनमेंट में एक इंसान बड़ा होता है, रहता है, एट्सेट्रा। सो ये हम बोल सकते हैं कि अगर फैमिली में हिस्ट्री हो भी, लेकिन अगर एक बच्चे को शुरुआत से ही हम एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दे, तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वो जेनेटिकली
डिप्रेस्ड हो जाए बाद में। लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ज़्यादा आई थिंक हम लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, चांसेस कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़्यादा है। रहते हैं। अगर कोई महसूस कर रहा है कि वो डिप्रेस्ड है, कुछ है जो नॉर्मल नहीं है उसमें, तो सबसे पहले वो कहाँ जाए? मेरे कहने का मतलब है कि दवाइयों की ज़रूरत कब पड़ती है? क्या साइकोथेरेपी कौन से स्टेज तक काम करता है और क्या साइकोथेरेपी काम करता है? सुशील जी। साइकोथेरेपी एक डेफिनेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, तो ज़रूर काम करता है। लेकिन आपका जो पहला प्रश्न है कि सबसे पहले वो कहाँ जाए, तो सबसे पहले वो अपने प्रियजनों के पास जाए, अपने दोस्तों के पास जाए, अपने टीचर के पास जाए, अपने रिलेटिव के पास जाए। इसी स्टेज में हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम इस स्टेज को बाईपास कर देना चाहते हैं। ये कहा गया है कि माइल्ड लेवल ऑफ डिप्रेशन है, उसमें बहुत हद तक दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जनरली कोई इशू रिलेटेड होता है, बहुत ही कम असरदायक होता है, तो उसको थोड़ा बातचीत करके उसको कंफर्ट लेवल देके आप ठीक किया जा सकता है। लेकिन मॉडरेट या मॉडरेट टू सीवियर होता है तो डेफिनेटली सबसे पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। साइकेट्रिस्ट आपको सही सलाह देगा। अगर साइकोथेरेपी की ज़रूरत है तो वो ज़रूर रेफ़र करेंगे साइकोलॉजिस्ट को, और जो मिनिमम मेडिकेशन चाहिए वो लेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल। अब आप पूछेंगे कि मुझे मालूम कैसे चले कि ये माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है? तो अगर आपके प्रियजनों, दोस्त, रिलेटिव से बात करके आपका मन हल्का नहीं होता है तो आप समझ जाइए कि वो माइल्ड नहीं है। आप तो कोई स्केल यूज़ नहीं करेंगे, कोई ब्लड टेस्ट हमारा है नहीं, है ना? बिल्कुल। तो आप जब भी ऑन डाउट है ऑलवेज टेक प्रोफेशनल हेल्प। पहले हमारे देश में नहीं थे, नंबर ऑफ साइकेट्रिस्ट कम थे, आज है, इसीलिए प्रॉब्लम भी आज हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले ऐसा शो नहीं होता था, थैंक्स टू योर चैनल। इसकी और जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। डायबिटीज़ में क्या करना है ये घर वालों को, घर घर को पता है। एवरीवन इज एन एक्सपर्ट ऑफ डायबिटीज़। लेकिन डिप्रेशन एक ऐसा चीज़ है जिस पर बात नहीं होती, जो खुलकर बात नहीं करती। इसीलिए पिछली साल WHO ने बोला था लेट्स टॉक। उनका थीम ही था लेट्स टॉक, वी डोंट टॉक, तो वी शुड टॉक मोर ऑफन। और बहुत बार परिवारों में अगर कोई डिप्रेस भी हो और प्रियजनों के पास वो जाए और बात करना चाहे कि मन खराब है, नींद नहीं आ रही है, तो बहुत बार उनको डिसमिस किया जाता है ना? बोलते हैं कि अरे ऐसे ही सोचते रहते हो, क्यों सोचते रहते हो, कुछ काम करो, व्यस्त रहो, कुछ तो नहीं है, बीमारी तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन संगीता जी, मेंटल समस्याओं से जूझ रहे लोग अक्सर अपने आप को लोगों से दूर रखना चाहते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई उनको सलाह दे रहा है तो क्या वो सलाह सुनेंगे? डिपेंड करता है, क्योंकि एक इंसान का पर्सनालिटी कैसा है। इसमें मैं जानना चाहूँगी वो बायो साइको सोशल मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन की, बायो साइको सोशल मॉडल यानी कि बायोलॉजिकल कॉजेज़ है, साइकोलॉजिकल कॉजेज़ है और सोशल कॉजेज़ है। बायोलॉजिकल के बारे में हम लोगों ने बोला कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स कम हो जाते हैं दिमाग में, और देखा गया है जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं उनके दिमाग का एक हिस्सा है जिसको हम लोग हिपोकैम्पस बोलते हैं। हिपोकैम्पस का जो वॉल्यूम है, जो साइज है, वो भी छोटा हो जाता है और ट्रीटमेंट के बाद वो फिर से बड़ा हो जाता है। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बोला जाता है, वो बायोलॉजिकल पार्ट है। लेकिन हम लोगों को समझना है साइकोलॉजिकल और सोशल पार्ट। साइकोलॉजिकल पार्ट में रिजिलियंस नाम का एक फैक्टर होता है, रिजिलियंस जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि जिंदगी में कुछ खराब हुआ, कुछ लोगों के रिजिलियंस पर्सनालिटीज में ऐसा होता है कि खराब हुआ, दुखी हुए, खुद सोचा, एनालाइज किया, किसी से बात किया, फिर वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। यानी कि उन लोगों का चांसेस डिप्रेशन डेवलप करने का बहुत कम होता है जिनमें रिजिलियंस ज़्यादा होता है पर्सनालिटी में, वैसा एक टेम्परामेंट पर्सनालिटी बोल सकते हैं। कुछ लोगों में रिजिलियंस बहुत कम होता है। आपने देखा होगा कविता जी, जैसे कि छोटी सी कुछ बात हो गई तो उनको बहुत लगता है और वो उसी को लेके सोचते रहते हैं और वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो ओरिजिनल फॉर्म में आ ही नहीं सकते हैं। वो एक शेल में वो विड्रॉ करता है, किसी से बात भी नहीं करता है, तो उनमें रिजिलियंस कम होता है। इसीलिए हम लोग हर बार बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए हम लोग बोलते हैं, उनको जब हम लोग बड़ा करते हैं तो उन लोगों में लाइफ स्किल्स डालना चाहिए। ज़िंदगी में जीने का जो तरीका होता है, लाइफ स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, असर्टिवनेस ट्रेनिंग बच्चों में रहना चाहिए। उस तरीके से नहीं कि असर्टिवनेस क्या है, लेकिन हर दम जब घर पे ही बच्चा रहता है, देखता है पेरेंट्स को, वो सीखता जाता है। तो घर पे हम एडल्ट लोग कैसे बिहेव करते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो भी एक बहुत ज़रूरी बात है।
तीसरी बात जो सोशल सपोर्ट है, सोशल रीजंस है, उसमें हम लोग फ्रेंड्स रिलेटिव्स के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग बहुत तन्हा होते हैं। तो मन खराब हुआ, जैसे कि अभी डॉक्टर सुशील ने बोला, माइल्ड डिप्रेशन में किसी से अगर बात कर सकते हैं और दूसरा अगर समझ पाता है तो डिप्रेशन अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा सपोर्ट सिस्टम आजकल ऑलमोस्ट ना के बराबर है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अभिभावकों की भूमिका जो है वो अहम हो जाती है। और आपने जो पूछा कि वो लोग बात करेंगे क्या डिप्रेशन में, क्योंकि वो लोग तो बातचीत नहीं करते हैं। नहीं, शुरुआत में अगर वो एक्सट्रोवर्ट है पर्सनालिटी वाइज, वो बात करना चाहेंगे। अगर उनको लगता है कि दूसरा इंसान उनको समझे तो सुनेगा और समझेगा। तो अगर दूसरा इंसान ऐसा है कि वो कुछ सुनेगा भी नहीं और समझता तो बिल्कुल ही नहीं है, तुम ऐसे ही सोच रहे हो, ऐसे रिमार्क्स पास करता है, तो बात नहीं करेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब डिप्रेशन बढ़ता है तब इंसान विड्रॉन होता जाता है, तब वो एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, वो बातचीत करना आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देता है। बात करने से और एक क्या होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरी ही है, ये मेरे साथ ही हो रहा है। मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ, जो आजकल के बच्चे मोस्ट ऑफ देम आर थोड़ा हाइपर एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो सिंगल मदर होती है, मतलब आजकल सिंगल मदर हो या न्यूक्लियर फैमिली हो, वो सोचते हैं पहले तो बड़ा परिवार होता था, बच्चे कैसे बड़े हो जाते थे मालूम नहीं चलता था। तो आजकल मेरा ही बच्चा इतना एक्टिव है, ये करता है, वो करता है, यहाँ सोता नहीं है, ये वो करता है। लेकिन जो जब दूसरे माओ से मिलते हैं तब लगता है, वो बोलता है कि मेरा बच्चा तो तुमसे भी ज़्यादा है। तो एक कंफर्ट लेवल देता है कि ये मेरा ही प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ एबनॉर्मल नहीं है। फिर वो आप देखेंगे उस मोम को एक कंफर्ट लेवल आ जाएगा, पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है। बिजनेस में कोई इशू होता है, अभी जीएसटी एक बहुत बड़ा इशू हुआ था, लेकिन जब एक बिजनेसमैन दूसरा से बात कर लेता है कि ये प्रॉब्लम मैंने ऐसे सॉल्व की, तब तो वो दूसरे को लगता है हाँ मैंने तो सोचा ही नहीं, ये तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। कहीं ना कहीं मॉरल बूस्ट होता है उससे। हाँ, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला सफरर नहीं हूँ। एल्कोहलिक्स होते हैं, कोई ड्रग एडिक्ट होते हैं, उनके पेरेंट्स की हम लोग कोशिश करते हैं कि ग्रुप थेरेपी की जाए, तब उनको पेरेंट्स को लगे कि इसे मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, ये कुछ प्रॉब्लम है, ये कोई मेरा बच्चा कोई नाटक नहीं कर रहा है। तो उस तरह का एक कोहेसिवनेस आने से। उसमें एक हिंदी गाना है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। वो इंसान को तभी पता चलता है जब आप दूसरे के साथ कनेक्ट करो, बात करो। जी बिल्कुल। संगीता जी, एंजाइटी और डिप्रेशन ये दोनों कितने अलग हैं, और अगर किसी को पैनिक अटैक्स आता है, एंजाइटी है, तो उस वक्त उसे क्या करना चाहिए? उससे पहले और एक बात मुझे बात करने के बारे में याद आ रही है, वो है जो सुसाइड हेल्पलाइंस होते हैं जी। उसमें क्या किया जाता है बेसिकली, जब एक इंसान सुसाइडल महसूस करता है वो एक नंबर पे डायल करता है, डायल करके दूसरा जो इंसान होता है, काउंसलर या थेरेपिस्ट कोई भी हो, वो बात करते रहता है, क्या हुआ, क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्यों ऐसा महसूस कर रहे हो। तो उससे क्या होता है बातचीत करने से, एक तो है कि जो पहला इंसान है उनकी जो मन की जो भी बात है वो शेयर कर सकता है, हल्का हो जाता है मन। दूसरी बात यह है कि दूसरा इंसान जो थेरेपिस्ट है या काउंसलर है वो बता सकता है कि अरे ये तो हर एक को है, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, बहुत लोगों को ऐसा होता है, हर एक को नहीं है, बहुत लोगों को ऐसी समस्या होती है। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि डिप्रेस इंसान को रास्ता नहीं दिखाई देता है, उसको लगता है अंधकार ही अंधकार है आगे जाके, तो वो भी एक है, सोल्यूशन दिख गया है। तीसरी बात है, जो सबसे बढ़िया बात है, वो है सुसाइड एक इम्पल्स की तरह कभी कभार आता है कि अभी मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं, मुझे नहीं जीना है, मुझे कुछ करके मुझे अपने आप को ख़त्म करना है। तब अगर दूसरा इंसान कोई मिल जाए जो उनसे बात करे, वो इम्पल्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए बात करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर हम ध्यान में रखें कि हर बार सुसाइड जो लोग करते वो तन्हा थे, अकेले थे, तभी उन्होंने किया। ऐसे वक्त पे सुसाइड लोग नहीं करते हैं जब वो बात कर रहे हैं किसी से। तो वो इम्पल्स ख़त्म होने तक बात करना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत बार जब दूसरा इंसान फ़ोन पे हो या ऐसे आमने सामने बात कर रहा हो सकता है उनके हाथ में मेरे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन नहीं है, हो सकता है उनको पता भी नहीं है लाइफ स्किल्स के बारे में, लेकिन मुझे ये पता चल जाता है कि कोई तो है मेरी ज़िंदगी में जिसे मेरी परवाह है, जो मेरे बारे में मेरी बातों को ध्यान से सुनता है। वही एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है जिंदगी में। जी बिल्कुल। लेकिन अब जो एंजाइटी, जी एंजाइटी में अगर पैनिक अटैक्स को हम रोक सकते हैं, कैसे रोकें? पहले तो एंजाइटी और डिप्रेशन अलग अलग एंटिटीज़ है। एंजाइटी में सिम्टम्स ही अलग होते हैं, उसमें भी कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। लेकिन एंजाइटी में यूजुअली सिम्टम्स जैसे कि डर लगना,
हाँ, रातों को नींद नहीं आना, पैटर्न थोड़ा अलग है डिप्रेशन से, या पैल्पिटेशन होना, दिल का धड़कना बहुत तेज़ी से, या बहुत लोगों को जैसे कि पेट खराब रहना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसा कुछ सिम्टम्स रहना, हाथ पैर वो कांपना, ओके, या ऐसे कुछ, और रेस्टलेस महसूस करना और बहुत जल्द गुस्सा आना, ये सब एंजाइटी के, जनरलाइज एंजाइटी के लक्षण हैं। यूजुअली डिप्रेशन हमेशा क्लियरली डिप्रेसिव सिम्टम्स लेके नहीं आता है, साथ में एंजाइटी के सिम्टम्स भी होते हैं। और बहुत बार जिन लोगों को जनरलाइज एंजाइटी है, क्योंकि वो एंशियस है, वो खुश नहीं रह पाता है, अल्टीमेटली उन लोगों को सेकेंडरी डिप्रेशन डेवलप होता है। एंजाइटी प्राइमरी कारण है उसमें। तो बेसिकली एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ही साथ साथ चलने वाले दो एंटिटीज़ है। बहुत बार मॉडरेट और सिवियर डिप्रेशन में एंजाइटी भी शामिल होता है, माइल्ड फॉर्म में या मॉडरेट फॉर्म में वो भी रहता है। और बहुत बार जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उनमें एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, कि क्योंकि उनको लगता ही, उनको कोई कुछ भी दिखता नहीं है, आगे जाके मैं क्या करूँगा, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है। एंजाइटी लेवल्स बहुत जब जिस इंसान में बहुत ज़्यादा होता है तो उनकी जो जजमेंट, रीजनिंग, सही डिसीजन लेने की जो क्षमता, वो सब कुछ गायब हो जाता है और वो ऐसा कुछ कर जाता है जो उनको करना नहीं चाहिए था। इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है लेकिन वो बच जाते हैं किसी भी तरीके से, और उनको हम लोग आईसीयू में मिलते हैं जब हम लोगों को रेफरल मिलती है अस्पताल में। तो उनसे जब हम लोग बात करते हैं, कुछ लोग तो बोलते हैं हाँ मुझे नहीं जीना है, मुझे मर ही जाना है क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसा ऐसा है। लेकिन बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं, नहीं मैम मैंने बहुत गलत कर दिया। स्पेशली जो लोग पॉइजन लेते हैं, उसके बाद उनका इसोफेगस का डैमेज हो जाता है, मुंह में काफ़ी इंजरीज आ जाते हैं, तो बर्न हो जाता है अंदर। या जिन लोगों ने अपने आप को जला दिया है सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए, तो वो लोग बोलते नहीं मैंने क्यों किया तब पता नहीं, बीच बीच में ऐसा ख्याल आता था लेकिन अब मैं पछताता हूँ। तो शायद तब जो जब उन्होंने ऐसा किया था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा इम्पल्स आया, कोई भी आसपास नहीं था और साथ में उनका एंजाइटी लेवल बहुत हाई था, जिसके वजह से वो डिसाइड नहीं कर पाए और ऐसा एक हड़बड़ी में कर दिया था। ऐसा भी होता है। बातचीत के इस दौर को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन पर और इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में दो मनोचिकित्सक मौजूद है। डॉक्टर संगीता, सिचुएशनल डिप्रेशन ये क्या होता है और इसके सिम्टम्स कितने अलग होते हैं? सिचुएशनल डिप्रेशन बोल के साइकेट्री में ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन जो सिचुएशंस को लेके डिप्रेशन इंसान में ज़रूर रहता है वो हमने देखा है। वो ऐसा होता है जैसे कि बच्चों में हम लोग कभी कभार देखते हैं कि स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, स्कूल जाने के वक्त वो लोग रोना धोना शुरू हो जाता है, स्कूल में बहुत दुखी रहते हैं। तो उस, या जैसे कि एडल्ट्स में हम लोग देखते हैं कि एक ऑफिस में वो लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स को लेके वो काफ़ी दुखी रहते हैं और बहुत मजबूरी में वो काम करने जाते हैं क्योंकि उनको घर चलाना होता है, नहीं तो खुश नहीं होते हैं वो काम को लेके, पॉलिटिक्स को लेके हो या काम का जो तरीका है उसको लेके हो, या बहुत बार कुछ रिश्तों को लेके हम खुश नहीं होते हैं, शादी को लेके खुश नहीं होते हैं, मारपीट है, बहुत डोमेस्टिक वायलेंस है, फिर भी शादी में रहना पड़ रहा है, अलग अलग कंस्ट्रेंट्स है, अलग अलग प्रेशर है बच्चों के खातिर, सोसाइटी के खातिर। तो इस तरीके से जब एक इंसान एक सिचुएशन में बहुत अपने आप को जोर ज़बरदस्ती करके एडजस्ट कर रहा है या करना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में वो जब जाता है या उस सिचुएशन को लेके वो काफ़ी हद तक डिप्रेस्ड हो सकता है। तो क्या ये गंभीर हो सकता है सिचुएशनल डिप्रेशन? बिल्कुल हो सकता है, दो वो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिचुएशन जब ऐसा हो जाए कि वो हद से ऊपर बढ़ जाए स्ट्रेस लेवल इंसान में, तो इंसान बेसिकली खाली सिचुएशन को ही लेके नहीं, एक ऐसा आ जाएगा स्टेज जहाँ पे वो हरदम डिप्रेस रहने लगेगा और माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर जैसे कि हमने डिस्कस किया है उसी
उन्हीं स्टेजेस से वो गुजरेगा और फाइनली वो डेथ विश और सुसाइडल आइडिएशन में भी आ सकता है। जी, बिल्कुल। इसीलिए जब एक इंसान एक सिचुएशन के लिए मेल दुखी होता है, अगर किसी और को नजर आता है कि नहीं बाकी तो ये बहुत नॉर्मल रहता है लेकिन इस सिचुएशन में जाके इसको बहुत प्रॉब्लम होती जी, है, बिल्कुल। तो इसीलिए जानना बहुत महसूस होता है और उस सिचुएशन को कैसे हम लोग बदले वो एक कोशिश करना चाहिए। और अगर उस सिचुएशन को बदल नहीं सकते हैं तो इंसान कैसे कोप करे, पॉजिटिव कोपिंग स्किल्स उनमें डालना बहुत जरूरी जी, होता बिल्कुल। है। एक कॉलर हमसे जुड़ गए, उनका कॉल लेते हैं हम। जी, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो मैडम, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। तो मैडम मुझे ओसीडी है, वो नकारात्मक विचार आते रहते हैं। कह रहे हैं ओसीडी है। ओके, ओसीडी अलग बीमारी है। हाँ, अलग बीमारी है ओसीडी। ओसीडी को हम लोग बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जहाँ पर दिमाग में रिपीटेड थॉट्स आते हैं, रिपीटेड ख्याल आते हैं किसी एक चीज़ को या एक से बढ़कर चीज़ों को लेके। जैसे कि हाथ गंदा है तो बार बार धोना, या दरवाज़ा शायद खुला है बार बार चेक करना, ऐसे बार बार ये कुछ भी एक अलग disorder। तरीके। एक भी एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है लेकिन ये डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं है। और ओसीडी होने पर भी सेकेंडरी डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन इसकी भी इलाज है, दवाइयाँ हैं, साइकोथेरेपी है। वो आप बिल्कुल एक मनोचिकित्सक के पास जाइए और अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी, बिल्कुल। मनोचिकित्सकों की सलाह बहुत जरूरी है। और एक आप चीज जाके कविता जी, हाँ, ओसीडी के बारे में सोचा तो डिप्रेशन के बारे में और एक ख्याल आया। बार बार सोच आना ये लेकिन डिप्रेशन में भी एक लक्षण हो सकता है। हम लोग बोलते हैं रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स, ऑटोमेटिक थॉट्स। तो जब हम लोग साइकोथेरेपी के बारे में बोलते हैं, एक साइकोथेरेपी का तरीका होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको हम लोग सीबीटी भी बोलते हैं। तो हमने बोला है ऑलरेडी, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि दवा बहुत ज़रूरी है, साथ में अगर साइकोथेरेपी और काउंसलिंग भी हो जाए तो पैरेलली अगर करें तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और कुछ लोग माइल्ड फॉर्म में तो खाली काउंसलिंग साइकोथेरेपी से ही हो जाता है। लेकिन क्या होता है, एक डिप्रेस्ड इंसान में नकारात्मक सोच आता है। जैसे कि वो रास्ते पे चल रहा है, दूसरे इंसान को हेलो कह रहा है, दूसरा इंसान देखता ही नहीं है तो वो निकल जाता है। लेकिन पहले जो डिप्रेस्ड इंसान है उनके दिमाग में एक सोच आता है कि दूसरे इंसान ने मुझे नेग्लेक्ट किया, जानबूझ के मुझे इग्नोर किया। उसके बाद उसके दिमाग में दूसरा नेगेटिव थॉट आता है, सोच, हर एक इंसान मुझे नेग्लेक्ट करता है। थर्ड सोच आता है, मैं किसी भी चीज के लायक नहीं हूँ, इस दुनिया के लिए मैं सही हूं ही नहीं। जी, बिल्कुल। इससे उबरने पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक और कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? लगता है फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। डॉक्टर संगीता, आप बोल रही थी कि कैसे इससे उबरा जाए, कैसे हम उबरे? तो रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट, जैसे कि हम लोगों ने ओसीडी के अभी ओसीडी के बारे में बोला था कि रिपीटेटिव थॉट्स वहां आते हैं, इलॉजिकल थॉट्स। लेकिन डिप्रेशन में भी नकारात्मक सोच एक आ गया, उसके बाद दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, ऐसे एक चेन ऑफ थॉट्स हो जाता है। तो हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में ये सिखाते हैं कि कैसे एक नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव, सकारात्मक सोच बनाया जाए, उसका ट्रेनिंग दिया जाता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में। ये इंसान खुद तो नहीं कर सकता है, लेकिन अगर इंसान अपने आप माइल्ड डिप्रेशन में थोड़ा अगर लॉजिकली सोचना सीखे, या उनके जो रिश्तेदार है, दोस्त है, उनको अगर थोड़ा लॉजिकली सीखने के लिए मोटिवेट करे। जैसे कि अगर दूसरा इंसान आपसे बात नहीं किया, आपको हेलो नहीं कहा, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको देखा नहीं, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं। उस तरीके से अगर कोई उनसे बात करे तो शायद हम लोग की रिपीटेटिव जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नकारात्मक सोच होता है, उसको हम लोग बंद कर सकते हैं डिप्रेशन में। जी, बिल्कुल। एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, हाँ मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। भोपाल के पास में मेरा विलेज है, बामोर अहमदपुर। जी, बिल्कुल। अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मैं बासुर एक बार बोल रहा हूँ। आप अपनी टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और बाहर आ जाइए, फिर अपना सवाल पूछिए, क्योंकि आवाज इको कर रहा है। हाँ मैम, ये बोल रहा हूँ मैं कि मेरे को एक डिप्रेशन की बीमारी है मैम। डिप्रेशन की बीमारी? जी, लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या आ रहे हैं आपको? हमने मेरी रिपोर्ट है अवैध ड्रॉसी स्लीप। साफ कहिए, समझ में नहीं आ रहा जी। हेलो मैम, मेरी रिपोर्ट मैंने भोपाल में चेक कराई थी तो मेरी रिपोर्ट आई थी अवैध ड्रॉसी स्लीप।
कुछ डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। हम सुन नहीं मैम पा रहे हैं। मैं बीमारी के बारे में बता रहा हूँ। अब एक ड्रोसी से आई थी, मेरी रिपोर्ट मैंने चेक कराया था। क्या डिजीज? अब एक ड्रोसी स्लीप। ये आप शायद मेरे को अपने ईईजी रिपोर्ट बता रहे हैं, आप एवेक हाँ 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 सर। रिकॉर्ड। नहीं, आपको असुविधा क्या है ये बताइए। हमें सर मतलब ये खुशी भी महसूस नहीं होती, मतलब अच्छा सा नहीं लगता। कुछ भी चीज को करो मत करो तो उसमें खुशी नहीं मिलती। कितने दिनों से ऐसा है? ऐसा सर मेरे को 2-3 साल हो गए। किसी- गोली खाते खाते गोली खाता हूँ मैं। किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाया है आपने? हाँ दिखाया सर, भोपाल में गोली आ खा रहा गए हुए हैं, उनको दिखाया मैंने। अभी क्या दवाई ले रहे हैं आप? सर अभी वो दवाई उन्होंने लिखी थी तो मैं सर अभी जा नहीं पाया अपॉइंटमेंट लेने, जिसके मारे सर लॉकडाउन के मारे। नहीं, आप अगर रेगुलर 6 से 8 महीना नियम से दवाई खाएंगे और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे तो ये जो आपको 2-3 साल से प्रॉब्लम हो रही है ये ठीक हो जाएगी। बस जब तक वो ना बोले दवा बंद मत कीजिए। अगर लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो उनसे टेलीफोन से संपर्क करने की कोशिश कीजिए। अगर व्हाट्सएप में वीडियो कॉल कर सकते हैं वो कीजिए, लेकिन आप दवा बंद मत कीजिए। अगर कोई पास में दूसरा डॉक्टर है वो दूसरे डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, क्योंकि एक कोर्स के हिसाब से आप दवा खाएंगे। और एक चीज, अपने आप खुद दवा खाते भी मत रहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको हम फॉलो अप पे बुलाते हैं कि 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना बाद आप आओ, तो बीच में लोग सोचते हैं कि मैं तो ठीक हो गया हूँ, खुद छोड़ देते हैं, फिर से रिलैप्स हो जाती है, फिर से वापस आ जाती है सिम्टम्स। एक वो है। दूसरी बात ये है कि लोग सोचते हैं ये दवा खा के तो मैं ठीक ही सब कुछ ठीक है, नींद भी आ रही है, काम भी कर रहा हूँ, तो यही चालू रखूँ। तो उस तरीके से भी लोग कंटिन्यू करते हैं। उससे क्या होता है कि एडिक्शन हो जाता है उस दवा को लेके। तो एडिक्शन हो जाने पर बाद में दवा का डोज भी बढ़ाना पड़ता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर जिस तरीके से, मनोचिकित्सक जिस तरीके से बता रहे हैं आपको कि आपको कितने डोज में खाना है, कब तक खाना है, कब वापस चेकअप के लिए जाना है, उसी तरीके से आपको मान के चलना है। डॉक्टर तब संगीता, बहुत जल्द निकल आएंगे। एक बार में अगर प्रेस्क्राइब डॉक्टर मेडिसिन हमने बाद में लिया, वही मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह की, तो क्या ये सही है? नहीं, गलत है। हर बार डॉक्टर को दिखाना जरूरी है? बहुत जरूरी होता है। और बहुत बार क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, हो सकता है एक इंसान को पहली बार डिप्रेशन हुआ था, दूसरी बार वो फिर से वही प्रेस्क्रिप्शन खरीद के मे बी 6 मंथ्स वो बिल्कुल नॉर्मल थे, तो वही दवा खाने लगे, तो उससे क्या हो सकता है दूसरी बार उनको डिप्रेशन हुआ भी ना हो सकता है वो हाइपोमैनिक हुआ हो। हाँ, तो उनको लगा हो कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो इन दवाओं में मुझे काफी फर्क पड़ा था, तो वो डिप्रेशन की दवा ले लेते हैं। तब अब जाके क्या होता है कि बीमारी बढ़ जाती है। तो वो भी हुआ है बहुत बार लोगों के साथ। दूसरी बीमारी हो सकती है साइकाइट्री के ओसीडी है, अलग अलग बीमारियां हैं, इसीलिए हर बार जांच करवाना और फिर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टरों की सलाह बेहद जरूरी है। एक और कॉल हमसे जुड़ गए हैं। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? लगता है फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। अगर हम इलाज की बात करें डॉक्टर सुशील, तो डिप्रेशन के इलाज में कितना वक्त लगता है और कितना लंबा खिंचता है ये? अगर आपको डिप्रेशन पहली बार हो रहा है जी, फर्स्ट टाइम इन लाइफ, तब जब आप दवा चालू करते हैं उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा 1 हफ्ते 2 हफ्ते में अच्छा महसूस होने लग जाता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं जब आपका 50% से ज़्यादा सिम्टम ठीक हो गए, हम लोग उस डेट को नोट कर लेते हैं और फिर उस डेट से 6 to 8 मंथ्स दवाई खिलाते हैं। फिर उसको थोड़ा थोड़ा टेपर करके, एक बार में नहीं, बंद करने की कोशिश करते हैं। ये है उन लोगों के लिए जिनको पहली बार डिप्रेशन हुआ है। बहुत कुछ सिम्टम्स पर निर्भर करता है। सिम्टम्स पे ज़्यादा निर्भर नहीं करता है। जी। सिम्टम्स पे निर्भर करता है हमारी चॉइस ऑफ मेडिसिन, ओके। नॉट द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। जो सीवियर ज़्यादा है, नींद किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, तो सेम दवाई तो नहीं हो सकती। किसी को अगर नींद की ज़रूरत है तो दूसरा एंटी डिप्रेशन दिया जाएगा, किसी को ज़्यादा नींद आती है तो दूसरा एंटी डिप्रेशन दिया जाएगा। लेकिन बाई एंड लार्ज उनको जब 50% से ज़्यादा अच्छा महसूस होने लग जाएगा, जिसको हम लोग रेस्पॉन्स बोलते हैं, उसके बाद हम लोग 6 to 8 मंथ्स दवाई चलाएंगे और फिर टेपर करके बंद करेंगे। अगर एक एपिसोड से ज़्यादा हो गया है, सेकेंड एपिसोड है, तो कम से कम 2 साल,
लेकिन अब रिसर्च आया है कि कुछ लोगों को शायद लाइफ टाइम भी दवा खाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। बट मेरा एक वो है कि इससे डरना नहीं है। हमारी दवाइयाँ बाय एंड लार्ज बहुत सेफ़ है, रिलेटिवली सेफ़ है, कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप डॉक्टर के साथ संपर्क में रहें, ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 महीने में आपको एक बार जाना है, 1-1.5-2 महीने में बस कुछ कभी कभी जांच करनी है, कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है क्या, कुछ हो रहा है तो कुछ एडवाइस देंगे, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मोस्ट ऑफ आवर मेडिसिन आर सेफ, इफ़ेक्टिव, और हमेशा हम दवा के केस में आप याद रखिएगा हमें तोलना है उसके गुड इफेक्ट एंड बैड इफेक्ट। समझ लीजिए हम माइल्ड डिप्रेशन में क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या पता माइल्ड डिप्रेशन में जो उसका इलाज करेगा, जो इसको हम लोग फायदा पहुंचाएंगे, उससे ज़्यादा क्या पता साइड इफेक्ट हो। जी। इसीलिए माइल्ड डिप्रेशन में हम लोग दवाई नहीं देते। लेकिन मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन के जो लक्षण है या जो उसके कारण हो सकता है उसको कंसीडर करके फिर ये दवाई का जो साइड इफेक्ट होता है वो बहुत छोटा सा हो जाता है एज कंपेयर टू द अगर हम ट्रीट ना करें तब क्या हो सकता है, हमें ये जांचना है। अगर ट्रीट नहीं करें तो वो किधर जा रहे हैं हम लोग, अगर ट्रीट नहीं करके कुछ नहीं होता है तब क्यों ट्रीट करेंगे हम लोग। जी बिल्कुल। लेकिन हमें पता है विथ रिसर्च, विथ आवर क्लिनिकल एक्सपीरियंस, विथ वट एवर वी आर लिसनिंग, आज हमने इतने बड़े एक्टर की घटना सुनी, अब सुनने में आया है कि वो डिप्रेशन विथ साइकोटिक सिम्टम्स के शिकार थे। तो क्या पता उस समय किसी ने उसका सहारा लेके मेडिकेशन का ख्याल रख लिया होता तो क्या पता आज हम इतना अच्छा इंसान नहीं खोते। जी बिल्कुल, बातचीत हम आगे भी जारी रहेंगे। एक और कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम श्रवण अग्रवाल है, मैं गोलाघाट आसाम से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं ये जानना चाहता था कि आजकल जैसे बच्चों के पढ़ाई का, बोर्ड के एग्जाम्स का, 10th 12th और आगे के एग्जाम्स का इतना प्रेशर होता है और बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन में पेरेंट्स को उनसे कैसे डील करना चाहिए और बच्चों के लिए भी क्या एडवाइस होनी चाहिए ताकि वो डिप्रेस ना हो। जी बिल्कुल, वो बताइए। डॉक्टर संगीता, बच्चों को पढ़ाई के प्रेशर से कैसे बाहर निकाले, डिप्रेशन से उनको कैसे बचाएं? बेसिकली एक दिन में तो ऐसा होता नहीं है कि हम बच्चों को ट्रेन कर दे या पेरेंट्स को ट्रेन कर दे, लेकिन बहुत कम उम्र से बच्चों को ये सिखाना है कि एजुकेशन का अर्थ क्या होता है, शिक्षा की जो सही मायने में क्या शिक्षा के जब शिक्षा के बारे में हम लोग बोलते हैं तो क्या समझाते हैं। नॉर्मली लोगों को शिक्षा मतलब बच्चों को हम लोग यही सिखाते थे या सिखाते हैं आज तक कि आपको ज़्यादा नंबर आने चाहिए एग्ज़ाम्स में, इतने ग्रेड मिलना चाहिए, ग्रेड के बाद आपको किसी और इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। ये शिक्षा बिल्कुल नहीं है, वो तो एक करिकुलर शिक्षा हो सकती है जो करिकुलर एजुकेशन हम लोग बोलते हैं। लेकिन शिक्षा मतलब बच्चों का जो पूर्ण विकास जैसे कि आपको कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, वो हम लोगों को बच्चों को सिखाना है। बच्चों को छोटे उम्र से ही एक टाइम टेबल मेंटेन करने के बारे में हम लोगों को ट्रेन करना है। पढ़ाई का वक्त कैसा होना चाहिए, खेल कूद का वक्त, खुद के लिए वक्त या एक्सरसाइज के लिए वक्त, खाने का वक्त, सोने का वक्त, सब कुछ वो अगर शुरुआत से ही हम एक हैबिट बना लेते हैं बच्चों के लिए तो वो बच्चे बहुत डिसिप्लिन होके बड़े होते हैं। बहुत पेरेंट्स बोलते हैं आजकल बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, खाली मोबाइल फ़ोन पे बिजी रहता है। ये एक दिन में तो नहीं हुआ, क्योंकि शुरुआत से ही हम लोग उनको डिसिप्लिन नहीं कर पाए। जिस तरीके का डिसिप्लिन के बारे में हम लोग बात करते हैं उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन, जहाँ पर हम लोग बच्चों को सिखा देते हैं आपको किस तरीके से दिन में क्या क्या करना है, वक्त वैसे ही हम लोग डिवाइड कर देते हैं और साथ में बच्चे जो करना चाहते हैं वो भी अधिकार उनको दिया जाता है कुछ हद तक। तो डेमोक्रेसी मतलब राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोथ, तो वैसा करना चाहिए। और अगर बच्चा एंजाइटी, एंशियस हो रहा है, डिप्रेस्ड हो रहा है पढ़ाई को लेके, उनको समझाना चाहिए कि तुम खाली कर्म करो, पढ़ाई करो, बाकी जो फल है वो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो आपके कंट्रोल के बाहर है। तो हम लोग जो अंग्रेजी में बोलते हैं डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। और एक चीज़ बच्चों को पेरेंट्स हरदम आप लोग समझाइए कि आप बच्चों से प्यार करते हैं, उनके रिजल्ट से नहीं। वो कुछ भी उनको एग्जाम्स में मिले आप उसी तरीके से उनको प्यार करते रहेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरा एग्जामिनेशन का परफॉर्मेंस सही नहीं हुआ तो मेरे मम्मी पापा को बहुत दुख होगा और वो लोग मुझसे प्यार करना छोड़ देंगे, उनको शर्म आएगी। ऐसा नहीं होता है, ये आप उनको समझाइए कि वो कुछ भी करे, अगर वो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश आपके लिए ज़रूरी है,
रिजल्ट्स नहीं। मेरे हिसाब से ज़िंदगी अगर आप लोग सिखा देते हैं बच्चों को, वो एग्ज़ाम्स को लेके डिप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा एग्ज़ाम्स और पढ़ाई ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जवाब मिला होगा। डॉक्टर सुशील, ओवर थिंकिंग की जो बीमारी होती है, अधिकतर लोगों को ये लगता है कि ये उनका नेचर है, जबकि ये एक्सट्रीम वोरिस के केस है, वो काफ़ी सोचते हैं। तो इससे हम कैसे निकल सकते हैं, उन्हें कैसे बाहर निकाला जा सकता है इससे? जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये उनका नेचर है, तो हमें भी ये डिफ्रेंशिएट करना है कि ये उनका नेचर है या एक नई बीमारी है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं हमेशा पूछता हूँ कि आपके पहले से परिवर्तन क्या हुआ है। जी, आप एकदम शुरुआत से वैसे ही थे या कुछ परिवर्तन हुआ है? अगर वो शुरुआत से वैसे ही थे तब वो उनके पर्सनैलिटी इश्यूज में आएगा, और इनफैक्ट वो भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी एक इलनेस है। अगर वो उनका हैम्पर कर रहा है, दो चीज़ होती है, देखिए एक होता है नेचर, लेकिन वो नेचर अगर उनका सोशल, ऑक्यूपेशनल और पर्सनल फंक्शनिंग में हैम्पर कर रहा है तभी हम उसे डिसऑर्डर मानते हैं। अगर वो हैम्पर नहीं कर रहा है, मैं थोड़ा ज़्यादा साफ सफाई रखता हूँ जी, समझ लीजिए आप, लेकिन इससे कोई हैम्पर नहीं है, ना मेरी फैमिली वाले हैम्पर है, ना मैं हैम्पर हूँ, बस कहीं जाना होता है आधा घंटा पहले उठना पड़ता है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ लेकिन उससे कोई परेशानी नहीं हुआ, मैं कभी लेट नहीं हुआ, कोई डिसीजन लेने में भूल नहीं किया, कभी कुछ में डर के वो नहीं हुआ, तब कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर मेरे ओवर थिंकिंग के इस नेचर से मुझे या मेरे घर वालों को, मेरे आसपास वालों को परेशानी हो रही है, तब हमें इसका इलाज करना है। जी बिल्कुल। एक और कॉलर है, हम उनका कॉल ले लेते हैं। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? हाँ पहुंच रही है। आप पूछिए अपना सवाल। हाँ हेलो मैम, मैं संगीता मैम से पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, हेलो। कि मैं गुवाहाटी से बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ पहुंच रही है। हाँ, मैं संगीता मैम से पूछना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ का उम्र 58 ईयर्स है। हाँ जी। तो उनको करीब 4-5 दिनों से नींद नहीं आ रही है, तो कोई रीजन नहीं है। मैंने काफी पूछा कि रीजन क्या है, तो कुछ भी रीजन नहीं निकल रहा है, कुछ भी रीजन असिम्टोमेटिक है, कोई भी सिम्टम्स नहीं है, पर सिर्फ नींद नहीं आती है, तो कुछ भी रीजन नहीं है। ऐसा क्या क्या हो सकता है कि नींद नहीं आने की वजह? तो मैंने उनको स्टूजिरोन टैबलेट दिया है जो बहुत पहले रहती थी, तो स्टूजिरोन टैबलेट के बाद उनको नींद आई है, पर उनकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब है ये लास्ट वीक से। तो क्या करें मैम आप? उनको 4-5 दिनों से नींद नहीं आ रही है, आपने बोला है, कोई कारण नहीं है, मतलब कोई कारण दिख नहीं रहा है। जैसे कि हमने बोला है कि अगर कोई कारण बाहर नहीं है, हो सकता है कुछ बायोलॉजिकल कारण अंदर है, दिमाग में है। जैसे कि हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस में जाने की वजह से भी नींद की कमी हो सकती है, या इंसान का कुछ दूसरा प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसीलिए आप लोग इमीडिएटली, अगर कोई कारण नहीं है। और एक चीज़ मैं साथ में बताना चाहूँगी, इन दिनों कोविड-19 में के लिए जो लॉकडाउन हुआ या इंसान में स्ट्रेस आया, या हम लोग जब बार बार टीवी देख रहे हैं हर एक इंसान, तो उसको लेके भी एक अंदरूनी स्ट्रेस इंसान में है। लेकिन तो हो सकता है कि वो दिखा नहीं रही है या उनको वो कॉन्शियसली अवेयर नहीं है, लेकिन शायद इन सब चीज़ों से भी वो डिस्टर्ब हो सकती है, पता नहीं है। तो बात आप बिल्कुल कीजिए, और अगर कोई कारण नहीं निकलता है तो एग्जैक्टली उनको क्या गोली लेना है या उनको एक्सरसाइज करना है, कुछ करना है, काउंसलिंग लेना है, उसके लिए एक मनोचिकित्सक के पास जाना ज़रूरी होगा, एटलीस्ट एक बार, एक प्रॉपर असेसमेंट के लिए। जी बिल्कुल। संगीता जी, आज योग दिवस भी है, तो ऐसे में ये सवाल बनता है कि क्या योग से भी डिप्रेशन को हटाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हटाया जा सकता है। इनफैक्ट दो चीज़ें हैं इसमें। बहुत बार ये मैं रिलेट करना चाहूँगी और एक चीज़ से कि कितने दिनों तक हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जब हम एक डिप्रेशन के पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जैसे कि डॉक्टर सुशील ने बोला है कि ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, हम ये भी सिखाते हैं कि उनमें लाइफस्टाइल चेंजेस क्या क्या लाना है, क्योंकि बहुत बार उनके गलत लाइफस्टाइल के वजह से भी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा दिनों तक चलता है। दवा खाते रहता है लेकिन वो दवा छूटता ही नहीं है, ऐसा भी होता है। तो लाइफस्टाइल, पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी हम लोगों को उनको सिखाना है। उसी में आता है मेडिटेशन, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग, योगा, हाँ, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट,
हाँ, स्लीप हाइजीन, इन सब चीज़ों के बारे में उनको बताना होता है। जी बिल्कुल। जो लोग योग करते हैं वो खाली डिप्रेशन को हराने में तो बहुत उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन उसके अलावा और एक चीज़ है, ये प्रिवेंट करता है। अगर आप रोज़ योगा करते हैं तो इससे आपको खाली डिप्रेशन ही नहीं, आपका मेंटल स्ट्रेस कम रहेगा, डिप्रेशन नहीं हो सकता है, बहुत बार प्रिवेंट होता है, एंजाइटी बहुत बार प्रिवेंट होता है, या बहुत सारी बीमारियों को हम रोक सकते हैं योग और के जरिए। शारीरिक डिसऑर्डर्स भी, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत कम हो जाते हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास समय की कमी है डॉक्टर सुशील, आज भी डिप्रेशन को लेकर समाज में खुलकर बोला नहीं जाता है। आखिर में आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे और मरीजों को आपकी क्या सलाह रहेगी? आखिरी शब्द। देखिए, डिप्रेशन कोई भी दूसरी बीमारी की तरह एक बीमारी है। सबसे पहली बात, इसे ये ना सोचें कि पेशेंट अपने मन से कर रहा है, वो कुछ अवॉइड करने के लिए कर रहा है, या वो मतलब कोई चीज़ से बचना चाहता है बोल के कर रहा है। जैसे हमें डायबिटीज़ में इंसुलिन की या तो मात्रा कम होती है या वो अपना फंक्शनिंग कम होता है, इसलिए ब्लड में शुगर बढ़ता है। उसी के तरह डिप्रेशन में भी सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन और भी कुछ केमिकल्स हैं, उसका इम्बैलेंस होता है, कुछ बढ़ता है कुछ कमता है, इसीलिए ऐसे लक्षण आते हैं। हमेशा ये सवाल पूछिए कि जो इंसान कल तक ठीक था या 10 दिन पहले तक ठीक था, आज वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? क्या कोई अपनी भूख अपने आप मार सकता है? कोई अपने आप रात भर जाग सकता है? कोई अपना मन अपने आप खराब कर सकता है? कोई आंसू निकाल सकता है? नहीं सकता है। ये इनवॉलेंट्री है, ये अपने आप होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिप्रेशन मन का फ्रैक्चर है। जब किसी को फ्रैक्चर होता है बोन्स का, क्या हम उसे बोलते हैं जाओ जाओ थोड़ा दौड़ो, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा? हम तो ऐसा नहीं बोलते हैं। हम उसका ऑपरेशन कराते हैं, उसे फिजियोथेरेपी कराते हैं, उसको 3 वीक्स 4 वीक्स के लिए रेस्ट देते हैं। लेकिन फिर एक डिप्रेशन का पेशेंट जब कहीं नहीं जाना चाहता है या उसका मन खराब होता है, तब हमें ऐसा क्यों बोलते हैं? कुछ नहीं है, कुछ उन नहीं मरीजों को भी समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल। संगीता जी, आखिरी शब्द आपसे, आप क्या सलाह देना चाहेंगी? इस समय की कमी है हमारे पास। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि हम लोग जब स्वास्थ्य के बारे में बात करें, हेल्थ के बारे में बात करें, तो 4 तरीके के हेल्थ होते हैं। एक शारीरिक हेल्थ, एक मानसिक हेल्थ, एक आध्यात्मिक हेल्थ और एक सामाजिक हेल्थ। तो हम लोगों को भी याद रखना है कि मन को हम नहीं भुला सकते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन को हारने मत दीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो खुल के बात कीजिए, मनोचिकित्सक के पास जाइए, काउंसलिंग के लिए जाइए, और जागरूकता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, स्टिग्मा हटाना बहुत ज़रूरी है। खुलकर बात करना ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए। तो डिप्रेशन में रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खुद से प्यार करें और जितना ज़्यादा हो सके खुद को खुश रखने की कोशिश करें। अगर कभी ऐसा लगे कि आप अकेले महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहले परिवार और दोस्तों से बात करें। अगर फिर भी शांति नहीं मिली तो कुछ समय के लिए जो जगह या फिर जिस व्यक्ति से परेशानी है उससे दूरी बनाने की कोशिश करें। नकारात्मक ऊर्जा को अपने आसपास भी आने ना दें। और फिर भी अगर आपको आराम ना मिल रहा है तो साइकाइट्रिस्ट या फिर मनोचिकित्सक के पास जाए, उनकी सलाह लें। सलाह लेने में कोई कोताही ना बरतें। मनोचिकित्सक को अपनी समस्या खुलकर बताएं, तभी वो सही इलाज कर सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको आज के इस कार्यक्रम से फ़ायदा मिला होगा। और इसी के साथ आज की सीधी बात में इतना ही। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। धन्यवाद।